Okay, so we were doing optical isomerism. We finished chiral centers. Let us go ahead with this absolute configuration. This is a very, very important part of optical isomerism. How do we go ahead with this? Remember, we learned CIP sequence, where we were assigning priorities to groups. So we will use CIP here also to determine the priorities of groups. Okay. So I'll give an example. एक ऐसा कार्बन मान लेते हैं जो कार्बन कार्बन है, जो कि चारों के चारों ग्रुप्स में है. I want to assign priorities to the groups attached. How do I assign priorities? I assign priorities based on the atomic number of the atom which is attached to the carbon atom. तो इन चारों में से किसको प्रायोरिटी 1 मिलनी चाहिए? Yes, tell me. Who should get priority 1? क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन. इन चारों में से सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? क्लोरीन. So chlorine priority 1. Next, who should get priority 2? Yes, please answer. Okay, oxygen will get priority 2. Very good. After that, who should get priority 3? Carbon. So CH3 will get priority 3 and hydrogen gets priority 4. तो प्रायोरिटीज असाइन करना आना चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अभी अभी हमें जो फोर्थ वाला प्रायोरिटी वाला ग्रुप है ना, फोर्थ वाले ग्रुप को कवर कर लो. अगर फोर्थ वाले ग्रुप को कवर कर लेंगे मतलब उसको इग्नोर करना है. जस्ट इग्नोर द ग्रुप व्हिच इज हैविंग प्रायोरिटी 4 एंड राइट फ्रॉम 1 कम टू 3 वाया 2. 1 से 3 तक आना. ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है. सो 1 से 3 ऐसे आएंगे. 1 से चालू करना है और 3 तक आना है वाया 2. तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है. तो इस तरीके से आ रहे हैं हम लोग. 1 2 3. 1 से लेके 3 तक आना है. Ignore 4 and then travel from 1 to 3. And now tell me, this movement is clockwise or anti-clockwise? ये मूवमेंट क्या है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, करेक्ट. अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है, अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है ये मूवमेंट 1 से लेकर 3 तक आने में, then the configuration is called R.
ओके, आर या एस में से हम लोग क्या करेंगे, पहले क्लॉकवाइज अगर आएंगे तो आर, और एंटी क्लॉकवाइज अगर आएंगे तो एस। लेकिन यहाँ पे चीज चेक करनी है, क्लॉकवाइज आर और एंटी क्लॉकवाइज एस जो आ रहे हैं वो तभी वैलिड है जब द फोर्थ प्रायोरिटी इज ऑन अ डैश। आई रिपीट, कि क्लॉकवाइज आर और एंटी क्लॉकवाइज एस जो है वो तभी वैलिड है व्हेन द फोर्थ प्रायोरिटी इज ऑन अ डैश। तो इस केस में, इस एग्जाम्पल में फोर्थ प्रायोरिटी डैश में है, देखो हाइड्रोजन है, ये वाला है आपका फोर्थ प्रायोरिटी, सो हाइड्रोजन इज ऑन अ डैश, राइट, हाइड्रोजन इज ऑन डैश। सो हाइड्रोजन क्या है, फोर्थ प्रायोरिटी वाली चीज है, हेंस क्लॉकवाइज विल बी आर एंड एंटी क्लॉकवाइज विल बी एस। जब भी फोर्थ प्रायोरिटी वाली चीज डैश पे होती है तो क्लॉकवाइज आर कहलाता है और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए एस बोला जाता है। सो इस केस में वही होगा, ये मूवमेंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। सो दिस कार्बन एटम के अराउंड द कॉन्फिगरेशन विल बी एस। क्या होगा कॉन्फिगरेशन, आर की एस, एस, राइट, बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है और वो फोर्थ ग्रुप जो है वो डैश पे, करेक्ट। तो ये यहाँ पे कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट क्या है यहाँ पे लिखा गया है पूरा। सो लेट्स गो अहेड विद एग्जांपल्स नाउ। अभी आपको लिखना है क्या ये, डू यू वांट टू राइट डाउन दिस, द रूल्स और द स्टेप्स? इफ यू वांट टू राइट देन आई विल वेट, स्टार्ट राइटिंग। नहीं तो डायरेक्टली एग्जांपल्स की ओर बढ़ना है तो लेट मी नो चैट सेक्शन में। हाँ लिखना है अभी ना, ठीक है, सम पीपल वांट टू राइट, स्टार्ट राइटिंग। These are the rules which I have mentioned here कि कैसे समझ में आएगा कि क्या करना है, तो वो इसलिए लिखवा दिया है ना।
ओके डन, यहाँ तक लिख के हो गया। ओके ऑलराइट, I'll explain this. First write down. ओके डन कर लियो, यहाँ तक लिख के हो गया। Okay, let's go ahead क्वेश्चंस करके अभी RRS पे, तो क्लियर हो जाएगा पूरा। ये तो थियरी थी बस। चलो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कॉपी करो। चलो क्वेश्चन, असाइन RS कॉन्फ़िगरेशन, ये पहला पार्ट है क्वेश्चन का। फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस। तो यहाँ पे मैंने असाइन किया है प्रायोरिटीज को। ब्रोमीन को 1 मिला है, एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का सबसे ज्यादा है, फिर फ्लोरीन और फिर N और फिर H। प्रायोरिटीज आर बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर्स। ऐसा हो गया, अभी प्रायोरिटी को असाइन किया है मैंने। ये मूवमेंट जो है 1 से 3 तक, 4 को कवर करना है और फिर मूव करना है ना, तो 1 2 3 ऐसा मूवमेंट आ रहा है। दिस इज व्हाट, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, करेक्ट। तो आर है या एस है? क्लॉकवाइज इज आर, एंटी क्लॉकवाइज इज एस। लेकिन ये कब होता है? व्हेन ग्रुप हैविंग प्रायोरिटी 4 इज ऑन
डैश, तो फोर्थ ग्रुप डैश पे अगर होगा तो ही ये एप्लीकेबल होगा क्लॉकवाइज के लिए आर और एंटी क्लॉकवाइज के लिए एस। तो फोर्थ ग्रुप देखो है ना डैश पे, यहाँ पे हाइड्रोजन है डैश पे, करेक्ट। नेक्स्ट इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। ये एक लंबी लाइन, वी विल डू इट अगेन लेटर, बट अभी के लिए ऐसा समझ लो, वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस को ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो इसको क्या बोलते हैं, फिशर प्रोजेक्शन। ऐसा इसको भी फिशर प्रोजेक्शन बोलेंगे, इसको भी फिशर प्रोजेक्शन बोलेंगे, ठीक है ना। And these intersection points of horizontal and vertical lines represent chiral carbon atoms। यानी भी ऐसे ये chiral carbon, ये भी एक chiral carbon, ओके। मतलब ये जो है ये chiral carbon हो गया। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन को देखना है, ये आर है या एस है। चलो असाइन किया है प्रायोरिटीज को, देखो मैंने किया है। क्लोरीन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, क्लोरीन हैज द हाईएस्ट एटॉमिक नंबर आउट ऑफ क्लोरीन, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे फोर्थ प्रायोरिटी हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन इज सेकंड प्रायोरिटी, कार्बन इज हैविंग थर्ड। So this entire COOH is having the third priority। 1 2 3 आना है, 4 को इग्नोर करो, तो 1 2 3 ऐसा आ रहा है, ऐसा है ना 1 2 3। क्या ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? दिस इज व्हाट, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज है, करेक्ट। आर है या एस है? तो अभी जाना पड़ेगा, एक पॉइंट जो लिखवाया था उसमें, ये वाला पॉइंट देखो, इन फिशर प्रोजेक्शन if group 4 is on a horizontal line then clockwise movement would mean S configuration। तो फेशियल प्रोजेक्शन में अगर फोर्थ वाला ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे हो तो क्लॉकवाइज का मतलब होता है एस। ये क्लॉकवाइज है। एच जो है वो फोर्थ प्रायोरिटी पे है, तो फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ पे है, इस लाइन पे है ना, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। जब फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पे हो, जब फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पे हो, देन क्लॉकवाइज मींस एस एंड एंटी क्लॉकवाइज मींस आर। ये कब होता है, व्हेन फोर्थ ग्रुप is on horizontal line। तो ये क्या है, आ रहा है कि एस है? ऐसा हो जाएगा। सो दिस इज एस, यस। सो मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर्ड करेक्टली द चार्ट सेक्शन, दिस बिकम्स एस। अभी आपको समझ में आ गया कि आर और एस कैसे करते हैं। अगर समझ में आ गया है कि मैंने फिशर भी बता दिया, मैंने ये वाला भी बता दिया, तो अभी आप क्या करो, अगला वाला खुद ट्राई करो, इसको ट्राई करो खुद एंड देन टेल मी द आंसर। मैंने तो ऑलरेडी प्रायोरिटीज को दिखा दिया है, डाउट है तो बताओ। सल्फर हैज द हाईएस्ट एटॉमिक नंबर हियर,
ओके 1 2 3 ऐसे आ रहा है, दिस क्लॉकवाइज, यहाँ से 1 2 3 ऐसा आ रहा है, हो गया क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होता है यूजुअली आर, लेकिन यहाँ पे ग्रुप 4 जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो क्लॉकवाइज वुड बी एस, फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है ना। ओके चलो अगला वाला करो, फोर्थ वन। अच्छा, another thing, don't write small r or small s, you have to write capital R and capital S. 1 2 3 ऐसा हो रहा है, ऐसे कर रहा है। So this is clockwise. Clockwise is R if group 4 is on a dash, तो हाँ ग्रुप 4 डैश पे है, यहाँ पे ग्रुप 4 डैश पे है, इसके लिए क्लॉकवाइज आर हो जाएगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। Okay, try this one. ऐसा है, 1 ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसा है। दिस इज व्हाट क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होता है आर अगर ग्रुप 4 इज ऑन अ डैश, यस ग्रुप 4 इज ऑन अ डैश, ये आंसर आ जाएगा आपका। Okay, now one more try I'm giving here, इसको ट्राई करो। Try this one. Yes, try this one. मान लो ये 6th एग्जाम्पल है, कोशिश करो 6th करने की।
प्रायोरिटी असाइन करते हैं। सबसे पहले क्लोरीन को 1 प्रायोरिटी, ओके, उसके बाद किसको प्रायोरिटी मिलेगी? नाइट्रोजन, फिर कार्बन और 4th प्रायोरिटी हाइड्रोजन। ऐसा होगा 1 2 3 ऐसा आ रहा है। व्हाट इज दिस, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। करेक्ट। Okay, now we know that clockwise is R and anti-clockwise is S when the 4th group is on a dash. But now if you notice the 4th group is on a wedge, ये wedge पे है हाइड्रोजन। 4th वाला जो ग्रुप है वो अभी wedge पे है, होगा उल्टा हो जाएगा। तो अभी क्या हो जाएगा? अभी clockwise would be S and anti-clockwise would be R। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फाइनली? R। ओके, तो आपको चेक करना है कि ग्रुप 4 जो है वो कहाँ पे है, 4th वाला ग्रुप कहाँ पे है, डैश पे है कि वेज पे है, वो चेक करना पड़ेगा आपको। जैसे 6th वाला एग्जांपल देखो आप, नोट डाउन द एग्जांपल 6th वन, प्लीज नोट दिस डाउन इन योर नोटबुक। आंसर इसका क्या होगा? आर। आंसर इज आर। ओके ओके फाइन, नेक्स्ट इनैनशोमर्स, अगला हेडिंग ये है। तो अभी हम लोग देखेंगे आर और एस का सिग्निफिकेंस क्या है। तो इसके लिए इनैनशोमर्स हमारा सब टॉपिक है। Those optical isomers which are non-superimposable mirror images of each other are called enantiomers। इसका मतलब क्या है? enantiomers जो होते हैं वो एक दूसरे के mirror images होते हैं। पहली बात, एक दूसरे के क्या होते हैं? ऑप्टिकल enantiomers। Those optical isomers which are mirror images of each other are called enantiomers। राइट, तो मतलब ये हुआ इसका, अगर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, मान लेते हैं ये वाला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दो A एंड B अगर दो कंपाउंड्स हैं, लुक एट द कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ क्लोरीन इज ऑन वेज एंड हियर क्लोरीन इज ऑन डैश। क्या हुआ है मतलब इसका? इसका मतलब इस पॉइंट पे कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन हुआ है। क्या हुआ है? कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वर्जन? इन्वर्जन मींस पहले अगर R था तो वो बाद में S हो गया, पहले अगर S था तो बाद में वो R हो गया। इसको बोलते हैं इन्वर्जन। ओके, तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन निकाल के चेक कर सकते हो। यहाँ पे अगर R है तो यहाँ पे फिर कॉन्फ़िगरेशन S होगा, अगर यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन S है तो यहाँ पे फिर कॉन्फ़िगरेशन R होगा। अगर आप चाहते हो तो आप निकाल के देख सकते हो। लेकिन अगर नहीं भी हम लोग चाहते हैं निकालना तो भी हम लोग देख के बोल सकते हैं कि इन्वर्जन हुआ है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन इज ऑन वेज एंड यहाँ पे क्लोरीन इज ऑन डैश, इसका मतलब इन्वर्जन हुआ है। तो याद रखो कि अगर डैश का वेज में बदल जाते हैं, डैश वाला ग्रुप अगर वेज
या वेज वाला ग्रुप अगर डैश पे आ जाता है तो इसका मतलब इन्वर्जन हुआ है। क्या हुआ है? इन्वर्जन। अगर इन्वर्जन हुआ है तो आपस में ए और बी क्या कहलाएंगे? ए एंड बी विल बी कॉल्ड enantiomers. So these two are mirrored images of each other, A and B. क्या है ये दोनों? ये दोनों मिरर्ड इमेजेस हैं एक दूसरे के। So A and B are enantiomers. अगर मैं पूछूं कि क्या है A और B, आपस में क्या लगते हैं, then you will say that A and B are enantiomers. ओके कैसे समझ में आया कि A और B enantiomers है? क्योंकि there has been an inversion of configuration. What is the meaning of inversion of configuration? It means पहले जो R था वो बाद में S हो गया है और पहले जो S था वो बाद में R हो गया है। तो इन दोनों में अगर आप चेक करो, इस वाले chiral carbon atom के around inversion has happened. Although I have not found out which is R and which is S, but still I can understand that inversion has happened because in A chlorine is on wedge and in B chlorine is on dash. That clearly means that inversion has happened. तो A और B आपस में enantiomers कहलाएंगे। All right. So those optical isomers which are non-superimposable mirror images of each other are called enantiomers. अब enantiomers का optical isomerism से क्या है कनेक्शन, वो यहाँ पे लिखा है। If one enantiomer is dextrorotatory, then the other enantiomer will be levorotatory. मतलब क्या? याद करो हम लोगों ने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ा था पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और हम लोगों ने ये बोला था कि अगर लाइट इस तरीके से पीपीएल को घुमाया जाता है टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड तो वो हो जाएगा आपका डेक्स्ट्रोरोटेटरी और स्मॉल डी। अगर लाइट को इस तरीके से घुमाया जाता है तो वो हो जाएगा एल यानी लीवोरोटेटरी और स्मॉल एल। सो दो enantiomers में से one is going to be dextrorotatory and the other one is going to be levorotatory. तो अगर दो enantiomers है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि एक enantiomer अगर यहाँ पे 10 डिग्री से घुमाता है +10 डिग्री यानी डेक्स्ट्रोरोटेटरी टुवर्ड्स द राइट, तो दूसरा enantiomer -10 डिग्री से पीपीएल को घुमाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो एंगल है वो सेम है बट डायरेक्शन इज डिफरेंट। So dextrorotatory and levorotatory are with respect to rotation of PPL. अगर PPL राइट की ओर घूमता है तो वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी की वजह से होगा, अगर PPL लेफ्ट की ओर घूमता है तो वो लीवोरोटेटरी कंपाउंड की वजह से होगा। तो अगर आपको enantiomers है जैसे ये वाला एग्जांपल A and B are enantiomers, तो अगर A डेक्स्ट्रोरोटेटरी है तो फिर B हैज टू बी लीवोरोटेटरी। अगर A लीवोरोटेटरी है then B will have to be डेक्स्ट्रोरोटेटरी। लेकिन हम लोग ये देख के नहीं बता सकते कि कौन सा डेक्स्ट्रोरोटेटरी है और कौन सा लीवोरोटेटरी है। We don't know that. We do not know which is dextrorotatory and which is levorotatory. वो बताना इम्पॉसिबल है हमारे लिए। तो देख के हम लोग ये नहीं कह सकते कि कौन डेक्स्ट्रोरोटेटरी है और कौन लीवोरोटेटरी है, लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर दो enantiomers प्रेजेंट है तो one of them will be dextrorotatory and the other will be levorotatory. That we can say. दोनों में से एक कोई तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी रहेगा और दूसरा लीवोरोटेटरी रहेगा, लेकिन कौन सा डेक्स्ट्रोरोटेटरी है और कौन सा लीवोरोटेटरी है वो हम लोग स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे देख के। So keep this thing in mind. कुछ लोग गलती क्या करते हैं, वो उनको ये लगता है कि अगर R कॉन्फ़िगरेशन है तो फिर डेक्स्ट्रोरोटेटरी है और अगर S कॉन्फ़िगरेशन है तो लीवोरोटेटरी। दिस इज नॉट करेक्ट, रॉन्ग।
हम लोग ये नहीं बोल सकते कौन डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और कौन लिवर रोटेटरी है. We cannot predict that. We can just say that one is dextro rotatory and the other is levo rotatory. बस इतना ही बोल सकते हैं. लेकिन कौन डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और कौन लिवो रोटेटरी है वो हम लोग देख के नहीं बता सकते. चलो यहाँ पे आ जाते हैं एग्जांपल्स में. पहले आप लिख लो यहाँ पे इनैनिशोमर्स का. हो गया, लिखते हैं यहाँ पर. अब देखो एग्जांपल्स. फर्स्ट एग्जांपल, ये आपस में दो क्या है, इनैनिशोमर्स है. क्यों? इसका आर है कॉन्फ़िगरेशन, इसका एस है कॉन्फ़िगरेशन. इन्वर्जन हो गया ना. इन्वर्जन हैज हैपेंड. इन्वर्जन हो गया मतलब इनैनिशोमर्स है. Write down the examples.
ओके, व्हाट अबाउट दिस वन? देखो अभी एक सिंपल तरीका बताता हूँ, आर और एस निकाले बिना कैसे करना है। एक तो ठीक है, आप आर और एस निकाल के करो, दैट इज वन वे। व्हाट इज द अदर वे? नाउ दिस इज अ फिशर प्रोजेक्शन, दिस इज अ फिशर प्रोजेक्शन। तो फिशर प्रोजेक्शन में पैरेलल कार्बन ये होगा, intersection of horizontal and vertical lines, that point represents parallel carbon. Okay, now look at this, यहाँ पे H और OH है। अगर मैंने if I interchange the positions of H and OH, तो फिर OH इधर आ जाएगा और H इधर चला जाएगा, करेक्ट? नाउ how many interchanges have happened? मतलब ये पूरा एक इंटरचेंज माना जाएगा, so only one interchange has happened. इंटरचेंज का मतलब क्या है? स्वैपिंग द पोजीशंस ऑफ टू ग्रुप्स। तो H के बदले OH आ जाएगा और OH की जगह H आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं इंटरचेंज। दिस इज कॉल्ड वन इंटरचेंज। व्हाई वन इंटरचेंज? बिकॉज H OH की जगह पे है, OH H की जगह है, तो वो एक ही इंटरचेंज माना जाएगा, दैट इज वन इंटरचेंज। नाउ द ट्रिक इज one is an odd number, so if there is an odd number of interchanges, odd number of interchanges अगर हुए हैं, कभी भी अगर किसी पैरेलल कार्बन के अराउंड ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंजेस होते हैं, then inversion happens, उस particular parallel carbon के around inversion happens. But if there is an even number of interchanges, then there is no inversion happening. So if there is an odd number of interchanges, that means inversion has happened. If there is an even number of interchanges around a particular parallel carbon, that means no inversion has happened. Okay. तो ये यहाँ पे एक ही इंटरचेंज हुआ है इन दोनों के बीच में, so it's an odd number of interchange. One interchange is one is an odd number. तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे इन्वर्जन हो जाएगा, तो इस पैरेलल कार्बन के अराउंड इन्वर्जन हुआ है। इन्वर्जन हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे? एनैंटियोमर्स। सो दीस टू आर एनैंटियोमर्स। बट अगर ऐसा होता तो क्या होता? देखो, एक इंटरचेंज किया है मैंने एच और ओएच को स्वैप करके, दूसरा इंटरचेंज अगर मैं इन दोनों के बीच में कर देता तो, यानी NH2 की जगह COH और COOH की जगह NH2, ऐसा हो गया तो दो इंटरचेंजेस हो गए। नाउ टू इंटरचेंजेस हैव बीन डन। व्हिच टू इंटरचेंजेस हैव बीन डन? एक इन दोनों के बीच में और दूसरा इन दोनों के बीच में। So two interchanges have been done. 2 is an even number. Since 2 is an even number, so I will say that no inversion has happened around this. इस वाले पैरेलल कार्बन के अराउंड कोई भी इन्वर्जन नहीं हुआ है। तो फिर क्या है? दिस पर्टिकुलर स्पीशीज एंड दिस पर्टिकुलर स्पीशीज आपस में क्या लगेंगे? फिर दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, मतलब दे आर सेम। Same means identical. Why are they identical? Because no inversion has happened around the chiral carbon. So if there is an odd number of interchanges, then only inversion is said to have taken place. If there is an even number of interchanges, then no inversion has happened.
Okay. So these two enantiomers because there has been only one interchange, that is H और OH के बीच में interchange हुआ है यहाँ पे फिर. तो H और OH के बीच में interchange हुआ है, तो it is an odd number of interchanges. One is an odd number, and hence we say that these two enantiomers. Third example. वापस these two enantiomers. क्यों? यहाँ पे inversion हुआ है एक ही कैरल कार्बन पे, एक ही inversion हुआ है ना. Chlorine was on wedge earlier and now chlorine is on dash. तो inversion हो गया है, एक ही inversion हुआ है. Hence these two are enantiomers. अब यहां पे देखो क्या है. There are two chiral carbon atoms. This one is chiral, this one is also chiral. Bromine was on wedge, now bromine is on dash. So एक interchange हुआ है around this particular chiral carbon. Also ये वाला chiral carbon है, यहाँ पे भी हुआ है interchange ऐसा. तो दोनों के दोनों chiral carbon atoms पे inversion हुआ है. याद रखो अगर ज्यादा chiral यानी दो या दो से ज्यादा chiral carbon atoms हुए तो हर एक पे inversion होना चाहिए, तो ही हमें क्या मिलेगा? enantiomers. मतलब क्या? अगर दो या दो से ज्यादा chiral carbon atoms रहे, then in order to get enantiomer, inversion must happen at every chiral carbon atom. जितने भी chiral carbon atoms है हर किसी पे inversion होना है, तो ही हमें enantiomer मिलेगा उसका, वरना enantiomer नहीं मिलेगा. तो हो गया यहाँ पे inversion दोनों के दोनों carbon atoms पे. So these two are enantiomers. Every chiral carbon atom पे inversion होना चाहिए, तो ही वो enantiomer मिलेगा. यहाँ पे ये मत बोल देना कि इवन नंबर ऑफ इंटरचेंजेस हुआ है. यहाँ पे कोई इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज नहीं हुआ है. दिस इज वन इन्वर्जन, तो वन इज एन ऑड नंबर. यहाँ पे भी वन इन्वर्जन, सो वन इज एन ऑड नंबर. ओके. So around the particular chiral carbon atom there should be an odd number of interchanges, तो ही inversion होता है. कुछ लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे भी इन्वर्जन हुआ है, यहाँ पे भी इन्वर्जन हुआ है, सो 1 + 1 = 2. रॉन्ग, ऐसा मत बोलना. You have to focus only on one atom at a time. Don't add up the number of interchanges of both the atoms. Okay, don't add up. बस इस पे जब फोकस कर रहे हो तो इसके अंदर कितने इंटरचेंजेस हुए हैं वो देखो, दूसरे पे मत फोकस करो तभी. तो इस पे एक ही इंटरचेंज हुआ है ना. ब्रोमीन को हम लोगों ने पहले वेज पे था, अभी डैश में कर दिया, तो एक ही इंटरचेंज हुआ है. सो वन इंटरचेंज हैज हैपेंड. यहाँ पे भी वही हुआ है, एक ही इंटरचेंज हुआ है. पहले क्लोरीन वाज ऑन वेज, नाउ क्लोरीन इज ऑन डैश. सो एक ही इंटरचेंज हुआ है यहाँ पे भी. odd number, odd number. Hence we get inversion at both the chiral carbon atoms, and that is why these two compounds are enantiomers.
Write down this example.
ओके नेक्स्ट, व्हाट अबाउट दिस, इसको भी इनैंशियोमर्स, इन दोनों में आपस में इनैंशियोमर्स है, ये दोनों क्या रिलेशन है देखो। फर्स्ट कैरल कार्बन इज दिस, चलो मान लेते हैं इसको ए और इसको बी। अब ए को अगर आप ध्यान से देखोगे तो H और OH का स्वैप हुआ है पोजीशन, तो यहाँ पे OH आ चुका है, यहाँ पे H आ चुका है। So I can say that inversion has happened. Tell me now कि B पे inversion हुआ है या नहीं हुआ है? B पे has inversion happened or not? हाँ, B पे inversion हुआ है या नहीं हुआ है? H OH यहाँ पे आ चुका है OH, यहाँ पे आ चुका है H, तो हुआ है ना इन्वर्जन। तो मतलब इन्वर्जन हुआ है B पे भी, सो B पे भी इन्वर्जन हैज हैपेंड। दोनों के दोनों कैरल कार्बन एटम्स पे इन्वर्जन हुआ है, हेंस दिस वर इनैंशियोमर्स। Note down the example. देखो मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, आपको सिर्फ एट अ टाइम एक कैरल कार्बन को ही देखना है, एक कैरल कार्बन को ही देखना है। मतलब आप जब ए को देखोगे तब आप बी की ओर फोकस नहीं करोगे, सिर्फ ए पे फोकस करोगे। इफ यू लुक एट ए, तो ए में इंटरचेंज एच और ओएच के बीच में हुआ है, एक ही इंटरचेंज हुआ है ना, एच और ओएच की पोजीशंस पर स्वैप हुए, बाकी किसी का तो कुछ हुआ नहीं है। सो देयर इज ओनली वन इंटरचेंज दैट हैज हैपेंड, वन इज एन ऑड नंबर, सो आई विल से दैट यहाँ पे इन्वर्जन हुआ है। बी में आते हैं, वापस बी को अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे बी का एच और ओएच के बीच में इंटरचेंज हुआ है पोजीशंस में, which means there is only one interchange that has happened, right? H की जगह OH, OH की जगह H हो गया है, तो B पे भी I will say inversion has happened. दोनों पे ही इन्वर्जन हुआ है, A पे भी B पे भी। अगर हर कैरल कार्बन एटम पे इन्वर्जन होता है तो हमें उसका इनैंशियोमर मिलता है, hence these were enantiomers. तो वही यहाँ पे लिखा है, ये नोट डाउन करो। If there are two or more chiral carbon atoms in an optically active molecule, then to get a pair of enantiomers, we must perform inversion at every chiral carbon atom in one enantiomer to get the other enantiomer. हर chiral carbon atom पे inversion करोगे तो ही enantiomer मिलेगा, वरना enantiomer नहीं मिलेगा। Write down this thing, very very important point.
हो गया लिख के यहाँ तक? ओके, डन यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट डायस्टेरियोमर्स। अभी तक हम लोगों ने नैनोसोमर्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट इज डायस्टेरियोमर्स। अब ये क्या होते हैं? Those stereoisomers which are non-superimposable and non-mirrored images are called diastereomers. मतलब क्या है? इन शॉर्ट ये मेन डेफिनेशन होता है। All stereoisomers except enantiomers are diastereomers. Write down. After that, I'll explain.
ओके, सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिस ट्रांस आइसोमर्स भी डायस्टेरियोमर्स हैं, जेड आइसोमर्स भी डायस्टेरियोमर्स हैं, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि दे ऑल्सो आर स्टीरियोआइसोमर्स, राइट? डेफिनेशन दोज स्टीरियोआइसोमर्स बोला है। अब स्टीरियोआइसोमर्स के अंदर कौन आता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी आते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स भी आते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स दोनों को ऐड करके हम लोग बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स एक्सेप्ट इनैंशियोमर्स आर डायस्टेरियोमर्स, यानी इनैंशियोमर्स को छोड़ के बाकी जितने भी स्टीरियो आइसोमर्स है सबके सब क्या है? डायस्टेरियोमर्स है। तो इनैंशियोमर्स का जो पार्ट है वो सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के अंदर आता है। तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के अंदर क्या आता है आपका? इनैंशियोमर्स और डायस्टेरियोमर्स। तो अगर इसको छोड़ दूं मैं, यानी इनैंशियोमर्स का पार्ट छोड़ के बाकी जो भी है वो ऑप्टिकल आइसोमर्स एज वेल एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को मिला के बोलते हैं डायस्टेरियोमर्स, राइट? तो अगर इसको थोड़ा बेटर वे में रिप्रेजेंट किया जाए तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डायस्टेरियोमर्स के अंदर दो है कैटेगरीज, क्या? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स एक्सेप्ट इनैंशियोमर्स। So of all the optical isomers except enantiomers are diastereomers. तो डायस्टेरियोमर्स में कौन कौन है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी है, दैट इज योर सिस ट्रांस एंड जेड। एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स भी है, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर्स में से इनैंशियोमर्स को एक्सक्लूड करके, दैट इज व्हाई एक्सेप्ट लिखा है, एक्सेप्ट इनैंशियोमर्स। So all those optical isomers except enantiomers are diastereomers, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी डायस्टेरियोमर्स ही है। राइट डाउन। Examples. First example, if you look at, this is one chiral carbon atom. Let this be A, and this chiral atom is called B. So one is A and the other one is B. Let's check what has happened. इन दोनों को कंपेयर करना है ना, देखते हैं क्या है। If you see A, then H पहले भी इधर था, अभी भी इधर है। OH पहले भी यहाँ था, अभी भी इधर है।
COH पहले भी ऊपर था, अभी भी इधर ही है, तो कोई चेंज नहीं हुआ है मतलब A के अराउंड. So around A, I can say no change or no inversion. Look at B. There has been one swap. 1 is an odd number. So I will say that around B, inversion has happened. क्योंकि OH इधर आ गया है और H इधर चला गया. तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक कैरल कार्बन एटम पे इन्वर्जन नहीं हुआ है और दूसरे वाले कैरल कार्बन एटम पे इन्वर्जन हुआ है. तो डेफिनेटली इनैंशियोमर्स तो ये नहीं हो सकते, क्योंकि अगर इनैंशियोमर्स होते तो हर कैरल कार्बन एटम पे इन्वर्जन होना जरूरी था. हर कैरल कार्बन एटम पे इन्वर्जन होना जरूरी था इनैंशियोमर होने के लिए. लेकिन फिलहाल ये देख रहे हैं हम लोग कि सिर्फ एक पे इन्वर्जन हुआ है, दूसरे पे इन्वर्जन नहीं हुआ है. So these are called diastereomers because they are not enantiomers. I had said, right, all those stereoisomers except enantiomers are called diastereomers. Okay, next example. इस कार्बन एटम के अराउंड इन्वर्जन हुआ है या नहीं हुआ है? टेल मी दिस. Around A, has there been any inversion around A? बताओ. इन्वर्जन हुआ है. क्यों? क्योंकि there has been a swap in the positions of H and OH. करेक्ट. तो यहाँ पे इन्वर्जन हुआ है. B, around B, has inversion happened or not? बताओ. Around B, has inversion happened or not? पहले OH इधर था ना, अभी OH इधर आ गया है. H इधर था, अभी H इधर आ गया है, तो हो गया है स्वैप. So yes, inversion has happened here. C, C पे क्या हुआ है? Has inversion happened or not? Has inversion happened or not around C?
इन्वर्जन नहीं हुआ है क्योंकि पहले भी H और OH के पोजीशन जैसे थे अभी भी वैसे ही है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, no inversion has happened. So there are 3 chiral carbon atoms, but out of 3 inversion has happened only around 2 carbon atoms. So we will call these two diastereomers. हर एक पे इन्वर्जन अगर होता तो हम लोग बोलते हैं एनांशियोमर्स, बट यहाँ पे हर एक पे इन्वर्जन नहीं हुआ है ना। सी पे कोई इन्वर्जन नहीं हुआ है, ए और बी पे इन्वर्जन हुआ है। ए और बी पे इन्वर्जन हुआ है लेकिन सी पे कोई इन्वर्जन नहीं हुआ है। दैट इज व्हाई वी विल से दीस टू आर डायस्टेरियोमर्स। Okay, is this clear? Any doubt? Hence these two are diastereomers. Can I say this is trans and this is cis? And you know cis trans isomers are also called diastereomers. तो ये भी आपस में क्या है, डायस्टेरियोमर्स है। अब देखो इसको, यहाँ पे इन्वर्जन हुआ है, करेक्ट। इस कार्बन एटम के अराउंड इन्वर्जन हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि पहले ब्रोमीन वाज ऑन वेज, नाउ ब्रोमीन इज ऑन डैश, तो इन्वर्जन हो गया है। बट यहाँ पे कोई इन्वर्जन हुआ है क्या? पहले भी फ्लोरीन वाज ऑन वेज, नाउ आल्सो फ्लोरीन इज ऑन वेज, सो नो इन्वर्जन। दोनों के दोनों कार्बन एटम्स पे अगर इन्वर्जन हुआ होता तो डायस्टेरियोमर्स होते, तो इनैंशियोमर्स होते। बट अभी एक पे इन्वर्जन हुआ है, एक पे इन्वर्जन नहीं हुआ है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, डायस्टेरियोमर्स। राइट, इसको ए बोलो, इसको बी बोलो, और अगर मैं सी बोलता हूं, नाउ ए और सी आपस में क्या है, ए एंड सी, हाउ आर ए एंड सी रिलेटेड? टेल मी।
Now compare only A and C and tell me how are A and C related to each other. नहीं स्टीरियोइसोमर्स तो है ठीक है, बट क्या है, डायस्टेरियोमर्स से या इनैनियोमर्स से, वो बताना पड़ेगा ना. चेक करो ए एंड सी को. ब्रोमीन वाज ऑन वेज, नाउ ब्रोमीन इज ऑन डैश, तो हो गया यहाँ पे इन्वर्जन. फ्लोरीन वाज ऑन वेज, नाउ फ्लोरीन इज ऑन डैश, हो गया इन्वर्जन. दोनों के दोनों कार्बन कार्बन एटम्स पे इन्वर्जन हुआ है. सो ए एंड सी आर enantiomers. So A and C are enantiomers of each other, but A and B are diastereomers of each other. So see the difference. Okay. Next question. अभी एक क्वेश्चन करते हैं, जरा सोचो और बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा. Take your time. Think for 3 minutes and then tell me how are A and B related to each other. यहाँ पे कंपेयर करो फर्स्ट कैरल सेंटर को. H और Cl के बीच में स्वैप हो चुका है. स्वैप हो चुका है, एक ही स्वैप है ये पूरा. So around this inversion has happened. Inversion has happened. ये पहली चीज है. चेक करो सब लोग. H और Cl के बीच में स्वैप हो चुका है. So that means there has been one interchange, and because of that one interchange, I will say that inversion has happened around that particular chiral center. Okay. Let's look at the second one. It is this one. Around this, whether there has been any inversion or not is what we have to check now. Check करते हैं. H लेफ्ट हैंड साइड पे था, अभी भी H B में भी लेफ्ट हैंड साइड में ही है. पर H के पोजीशन में कोई
चेंज नहीं है, लेकिन अगर आप देखो तो OH की जगह चला गया है COH और COH की जगह पे अभी है OH। देखो जहां पे पहले OH था अभी वहां पे COOH है और जहां पे पहले COOH था अभी वहां 1 is an odd number, तो फिर इसको क्या बोलेंगे हम लोग? Inversion has happened। तो ये आंसर हो जाएगा। check everybody। Okay, next question। Try to solve this। Again, I'm giving you around 3 to 4 minutes। Check। It is very simple। See, चेक करो ना कहाँ पे क्या हुआ है। इसको अगर देखा जाएगा नहीं, CH ऊपर है, यहाँ पे भी CH ऊपर है। H लेफ्ट साइड पे है, H इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, OH इज ऑन राइट हैंड साइड, OH इज ऑन राइट हैंड साइड। कोई भी चेंज नहीं हुआ है। फिर कोई भी चेंज नहीं हुआ है तो मतलब क्या है? कोई भी चेंज अगर नहीं हुआ है तो मतलब क्या है? मतलब है नो इन्वर्जन हैज हैपेंड। तो इन्वर्जन के आगे क्रॉस। ओके, नो इन्वर्जन हैज हैपेंड। तो ये पहली चीज पता चल गई कि यहाँ पे कोई भी इन्वर्जन नहीं हुआ है। नेक्स्ट, टेल मी वेदर इन्वर्जन हैज हैपेंड और नॉट अराउंड दिस कार्बन एटम। नीचे वाला, has any inversion happened around this particular carbon atom? Yes or no? Has any inversion happened around the lower chiral carbon atom? Is this one? Check करो।
और फिर बताओ मुझे। ओके, लेट्स सी, लेट्स सी। देखो, CH2OH को इधर कर देंगे और Br को अगर इधर कर देंगे तो क्या आएगा? फिर ऐसा आएगा, यहाँ पे Br, यहाँ पे CH2OH, यहाँ पे Cl, ऐसा रहेगा। If I perform a swap of positions of Br and CH2OH, then this is what I will obtain. मतलब एक इंटरचेंज किया है मैंने, 1 is an odd number, तो एक इंटरचेंज के बाद मुझे ये मिलेगा। अगर मैंने फिर से और एक इंटरचेंज किया, Cl और Br के पोजीशंस के को मैंने स्वैप कर दिया, then I will get this, यहाँ पे Br, यहाँ पे Cl एंड यहाँ पे CH2OH। तो फर्स्ट इंटरचेंज के बाद मुझे ये मिला, सेकंड इंटरचेंज के बाद मुझे ये मिला। ये जो अभी मिला है सेकंड इंटरचेंज के बाद, दैट इज नथिंग बट दिस, जो क्यू के अंदर है, राइट। क्यू के अंदर यही है ना, तो क्यू के अंदर जो है उसका मुझे अभी मिला है। दो इंटरचेंजेस करने के बाद मतलब ऐसा है, टू इंटरचेंजेस का मतलब 2 is an even number. And I told you that an even number of interchanges does not cause inversion. Correct? So after first interchange, after second interchange ऐसा आएगा. So after performing an even number of interchanges, that is 2 interchanges, we obtain Q. An even number of interchanges does not change the configuration of any chiral carbon. An even number of interchanges does not cause inversion. 2 is an even number. So I can say that यहाँ पे भी there has been no inversion. मतलब किसी पे भी इन्वर्जन नहीं हुआ है, ना ही ऊपर वाले कैरल कार्बन पे इन्वर्जन हुआ है और ना ही नीचे वाले कैरल कार्बन पे कोई इन्वर्जन हुआ है। नो इन्वर्जन एट ऑल अराउंड एनी एटम। अगर आप पी और क्यू को कंपेयर करोगे तो यही नजर आ रहा है ना, कोई भी कार्बन एटम के अराउंड इन्वर्जन नहीं हुआ है। हेंस वी विल से दैट पी एंड क्यू आर आइडेंटिकल। क्यों आइडेंटिकल है? क्योंकि किसी भी कैरल कार्बन एटम के अराउंड इन्वर्जन नहीं हुआ है। So these two are identical. मतलब क्या? They are the same element. मतलब they are the same species written in two different ways. So P and Q are identical to each other. ना ही ये diastereomers है, ना ही ये enantiomers है. ये identical है. So they are not stereoisomers of each other. They are just the same molecule written in two different ways. So P and Q are identical. क्योंकि किसी पे भी इन्वर्जन नहीं हुआ है। याद रखो, कोई भी कायरल कार्बन पे अगर इन्वर्जन नहीं होता है तो वो आइडेंटिकल रहता है पूरा मॉलिक्यूल। लास्ट क्वेश्चन एंड देन वी स्टॉप। So since now you have understood the entire concept, I expect you to solve this question using the knowledge that you have gained so far. So tell me the answer to this. ये क्वेश्चन आपका, how are A and B related?
अच्छे से सोचो, हाँ, हर एक कैरल कार्बन एटम को देखो और फिर चेक करो इन्वर्जन हुआ है या नहीं हुआ है। हर एक कैरल कार्बन एटम को चेक करो। हर एक कैरल कार्बन एटम पे अगर इन्वर्जन होता है तो इनैंशियोमर मिलता है, और कुछ कैरल कार्बन एटम्स पे इन्वर्जन होता है, बाकियों पे नहीं होता है, तो डायस्टेरियोमर्स मिलते हैं। और किसी भी कैरल कार्बन एटम पे इन्वर्जन अगर नहीं हुआ तो आइडेंटिकल मिलता है। सोचो। चेक करते हैं। दिस वन F and H have swapped. यहाँ पे F आ गया, यहाँ पे H आ गया है, so one interchange has happened, which means यहाँ पे inversion हुआ है। सेकंड चेक करो। सेकंड क्या है, इस वाले को, नीचे वाले कैरल सेंटर को चेक करते हैं अभी। ओके ओके, लेट्स चेक। अगर मैंने इन दोनों को स्वैप कर दिया तो Cl की जगह CH3, CH3 की जगह Cl, तो क्या मिलेगा? यहाँ पे Cl, यहाँ पे CH3, यहाँ पे Br, ऐसा मिलेगा। So this is one interchange that has happened. If I perform another interchange, तो Br और Cl के बीच में अगर मैंने कर दिया तो क्या आएगा? तो यहाँ पे Br, यहाँ पे Cl, ऐसा आ जाएगा। यही था ना B के अंदर यहाँ पे। मतलब क्या, दो इंटरचेंजेस के बाद मुझे ये वाला पार्ट मिला। फर्स्ट इंटरचेंज बिटवीन Cl and CH3, that is this. सेकंड इंटरचेंज बिटवीन Br and Cl। दो इंटरचेंजेस के बाद मुझे ये वाला पार्ट मिला। 2 is an even number. Since 2 is an even number, I will say that around this particular chiral center inversion hasn't happened. So inversion नहीं हुआ है। तो ऊपर वाले में इन्वर्जन हुआ है, नीचे वाले chiral center के अराउंड इन्वर्जन नहीं हुआ है। Hence they will be diastereomers. एक पे इन्वर्जन हुआ है, दूसरे पे नहीं हुआ है, so they are diastereomers. ओके, आई रिपीट, हर एक कैरल सेंटर पे इन्वर्जन होगा तो ही एंशियोमर्स मिलेंगे। हर एक कैरल सेंटर के अराउंड अगर इन्वर्जन होगा, जितने भी कैरल कार्बन एटम्स है, हर एक पे अगर इन्वर्जन होगा, देन ओनली यू गेट एंशियोमर। अगर कुछ पे इन्वर्जन हुआ, कुछ पे नहीं हुआ, जैसे इस केस में था, तो फिर मिलते हैं डायस्टेरियोमर्स। और अगर किसी भी कैरल कार्बन एटम के अराउंड इन्वर्जन नहीं होता है, नॉट इवन वंस, किसी भी कैरल कार्बन एटम के अराउंड इन्वर्जन नहीं है, अगर दो कैरल कार्बन एटम्स हुआ है, दोनों के दोनों पे कोई इन्वर्जन नहीं हुआ है, सिमिलरली तीन कैरल कार्बन एटम्स है तो तीनों के तीनों पे कोई भी इन्वर्जन नहीं हुआ है, they are identical. Okay, so every chiral center के अराउंड इन्वर्जन हुआ तो इनैंशियोमर्स, किसी भी chiral atom के अराउंड इन्वर्जन नहीं हुआ तो आइडेंटिकल, कुछ chiral कार्बन के अराउंड इन्वर्जन हुआ, कुछ पे नहीं हुआ तो डायस्टेरियोमर्स। ओके